हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन प्रोनाउन में हम पढ़े प्रोनाउन की डिफिनीशन, और प्रोनाउन में हमें पढ़े कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन का यूज कहाँ कहाँ होता है और क्यों प्रोनाउन की जरूरत हमें पड़ी। ठीक है, तो प्रोनाउन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो नाउन के स्थान पर करते हैं। नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम प्रोनाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोनाउन होते हैं जैसे प्रोनाउन ही से इट, आई वी यू दे, हु हुम, ये सब प्रोनाउन ही होते हैं। तो इसमें कैटेगरी होती है, टाइप होते हैं, इसके प्रकार होते हैं। सबके अपने अपने काम के अनुसार उनके नामों को अलग अलग, उनके नाम के प्रोनाउन को अलग अलग किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि कितने टाइप के होते हैं प्रोनाउन। तो होते हैं 11 टाइप के। देयर आर 11 टाइप ऑफ प्रोनाउन। 11 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। 11 प्रकार के प्रोनाउन को हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बहुत ही डिटेल से एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर कोई 9, 10, 11, 12 का स्टूडेंट है तो उसके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज ये क्लास इक्वली सबके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यही जो 9, 10, 11, 12 में जो पढ़ाया जाता है वही आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो हमारा जब 10, 11, 12 का बेस मजबूत रहेगा और सारे टॉपिक क्लियर रहेंगे, तो आगे जो जो चाहे जिस चीज़ की आप तैयारी करना चाहें उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर यहाँ पर आप मेहनत कर लिए तो। चलिए, आज इस क्लास में हम देखेंगे कि कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं। तो आप कहेंगे 11। देयर आर 11 टाइप ऑफ प्रोनाउन होते हैं। सभी प्रोनाउन को हम एक एक करके एक एक क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि सभी प्रोनाउन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही डिटेल से हम पढ़ रहे हैं। इसलिए हम क्लास को ज़्यादा लंबा ना करके छोटे छोटे क्लास में हम एक एक करके सारे प्रोनाउन को पढ़ेंगे। तो चलिए, पहले हम देख लेते हैं कि जो 11 टाइप के प्रोनाउन है, 11 टाइप के जो प्रोनाउन है वो क्या है। उनके नामों से परिचित हो जाते हैं, उनको हिंदी में किस नाम से पुकारा जाता है उससे परिचित हो जाते हैं। उसके बाद एक एक करके सारे प्रोनाउन को हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह क्लास। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो आप कहेंगे देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। 11 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको प्रभाववाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा है पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसको अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा है इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसको अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको विभागवाचक सर्वनाम कहते हैं। सातवां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और आठवां है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको संकेतवाचक प्रोनाउन कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। नौवां है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। 10वां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। 11 है और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसको विस्मयाद बोधक सर्वनाम कहते हैं। ये हम 11 प्रकार के सर्वनाम को पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को आप कह सकते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसमें हम पुरुष को पढ़ते हैं। और देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक, जो निजता का बोध कराए उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज मतलब खुद का, ठीक है। इम्फेटिक प्रोनाउन, जिस पर प्रभाव, किसी चीज का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसके लिए जो प्रोनाउन का यूज करते हैं उसको हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। अगर किसी पर इत्यार दिखाया गया है तो उसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसा रिलेशन दिखाया गया। इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसको इंडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, जो अनिश्चितता का बोध कराए वह सर्वनाम होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। अगर कोई विभाग का बोध करा रहा है तो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर कोई प्रश्न का बोध करा रहा है, कोई जो प्रश्न का बोध जो सर्वनाम कराए उसी को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और जो संकेत का बोध कराए, संकेत कहते हैं टू शो डिमॉन्स्ट्रेटिव, टू शो समथिंग, कुछ अगर दिखाकर संकेत करके कोई चीज बताया जा रहा है तो उसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, जो संबंध दिखाए, जैसे वह मेरी माता है, हमारा माँ के साथ संबंध दिखाया जा रहा है, तो वहाँ होगा रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद 10वां था रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो परस्पर प्रोनाउन, परस्पर वाचक, एक का दूसरे पर परस्पर निर्भरता दिखाए उसी को कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 11 है जो लास्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, उसको कहते हैं विस्मयाद बोधक सर्वनाम, जिसमें हर्ष, उल्लास, दुखी ये सब का भाव आए उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। उसका एक चिन्ह होता है ऐसे करके, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। यहाँ तक अगर आप 11 प्रकार के जो प्रोनाउन है उसके बारे में
आप जान गए, उसके बारे में मतलब उससे परिचित हो गए कि 11 प्रकार के कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, उसको आप याद कर लिए, चलिए ठीक है। और उसको हिंदी में भी देख लिए कि कितने क्या नाम से उसको पुकारते हैं, ठीक है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम पता होने चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में समझ में आ जाएंगी तो हिंदी में, और कुछ हिंदी में आएंगी तो कुछ इंग्लिश में नहीं, इसलिए दोनों जानना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हम आपको बताएं कि पहले हम 11 प्रकार के प्रोनाउन को देख लेंगे, उनके नामों से परिचित हो जाएंगे, उनका उनकी थोड़ी थोड़ी उनके बारे में पहचान जान लेंगे, उसके बाद एक एक करके सारे प्रोनाउन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा प्रोनाउन है, तो आप कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन हम यहाँ पर जैसा कि हेडिंग भी डाले हैं, पर्सनल प्रोनाउन हमको पढ़ना है। पर्सनल प्रोनाउन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और बच्चे यहाँ से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जो भी बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है, चाहे वो 10 का हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे 10th का हो, 12th का हो, उस सब के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोनाउन से उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रोनाउन के हम जो पहला प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन, उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का, व्यक्ति में चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, उसको हम कहते हैं पुरुष, ठीक है, उसको कहते हैं पुरुष। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन में हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन में हमको नंबर पढ़ना है, जेंडर पढ़ना है और केस पढ़ना है। और उससे भी पहले हमको पढ़ना है क्या? पर्सन। पर्सन, पर्सन मतलब होता है पुरुष, पुरुष या व्यक्ति, पुरुष, ठीक है, पुरुष या व्यक्ति दोनों कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। पुरुष या व्यक्ति, देखिए पर्सन का मतलब व्यक्ति भी होता है, पुरुष कहाँ होता है, जैसे आप कहेंगे मैन का मतलब पुरुष होता है, लेकिन यहाँ पर पुरुष का मतलब कुछ और है। देखिए जैसे पर्सन में हम पढ़ेंगे तो अगर कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन के कितने पर्सन है, तो आप कहेंगे 3। कितने हैं? आप कहेंगे 3। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, देखिए पूरा लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन। ये 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। अब आप सोचेंगे पर्सनल प्रोनाउन में जो हम आपको कहें कि पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन को व्यक्ति कहते हैं, पुरुष कहाँ कहते हैं, तो इस फर्स्ट पर्सन को कहते हैं उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं? उत्तम, सॉरी उत्तर लिख दीजिए, इसको कहते हैं उत्तम पुरुष, पुरुष, ठीक है। इसको कहते हैं मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और इसको कहते हैं उत्तम, सॉरी अन्य पुरुष। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर आप जान गए पर्सन में कब पुरुष और कब व्यक्ति कहा जाता है। अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन लिखा हो इंग्लिश में तो पर्सन कहते हैं, हिंदी में उसको इसी पर्सन को हम पुरुष कहते हैं। फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष, सेकेंड पर्सन को मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष कहते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि पर्सनल प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। तो देखिए हम पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ठीक है। ये हमारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है, व्यक्ति का मतलब कोई जीवित प्राणी, ठीक है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे जीवित प्राणी, जीवित प्राणी अगर है कोई तो उसके लिए आई, बी, यू, दे, ही, सी लगता है, लेकिन इट क्या होता है? इट तो कहते हैं कि लाइफलेस नॉन लिविंग वस्तुओं के लिए किया जाता है, मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर असल में इट का प्रयोग क्यों? आपके मन में ऐसा सवाल जरूर उठेगा कि इट का प्रयोग यहाँ पर पर्सन में क्यों, जब यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज कर रहा है, तो यहाँ पर पर्सन में क्यों? तो हम आपको आपके इस क्यों का जवाब दे दें। यहाँ पर इट का प्रयोग छोटे बच्चों के लिए किया जाएगा, छोटे बच्चे जिसका जेंडर हमको नहीं पता होता, जैसे न्यू बॉर्न बेबी जब होता है तो उसका जेंडर नहीं पता होता कि वह लड़का है कि लड़की है, तो उसको डॉक्टर इट करके बताते हैं, इट इज बर्न बेबी कहते हैं कि बच्चा हुआ है। कौन सा बच्चा? बाद में तो पता चलता है कि मेल है कि फीमेल है। जिसका छोटे बच्चे जो होते हैं जिसका जेंडर ना पता हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी पहले क्या लगाते हैं उसको संबोधित करने के लिए? इट। और जानवरों के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। कब? देखिए चाइल्ड भी तो लिविंग बीन है, लिविंग भी मतलब सजीव है, चाइल्ड भी सजीव है और जानवर
भी सजीव है, लेकिन उसके लिए इट का प्रयोग हो रहा है। जैसा कि हम पढ़ते आए कि इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन यहाँ सजीव वस्तुओं के लिए कब होगा, जब किसी चाइल्ड की और किसी जानवर की बात की जाएगी। कब, इसको भी नोटिस कीजिए, कब, जब उसका जेंडर ना पता हो। जैसे अभी कैट लिख रहे हैं, कैट 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 में कैट मतलब बिल्ली होती है, बिल्ली एक जानवर है। अगर इसको ना पता हो कि मेल है फीमेल की बात की जा रही है, तो इसके लिए हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। इतनी आपकी बातें अगर आपकी समझ में आ गई हो तो हम आगे पढ़ते हैं। इतना ध्यान रखिए कि इट का प्रयोग हम छोटे बच्चे और जानवरों के लिए करते हैं जो कि सजीव हैं, वहां पर भी इट का प्रयोग होता है। आगे हम इसी क्रम में हम पढ़ेंगे इट के 10, 8, 9 प्रयोग, कहाँ कहाँ पर इट का प्रयोग होता है, क्योंकि इट बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कोई कहता है कि लिविंग बीइंग के लिए इट का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहाँ पर चाइल्ड और जानवर के लिए हो रहा है। कोई कहता है कि नॉन लिविंग थिंग के लिए इट का प्रयोग होता है, तो वहां पर भी होता है, लेकिन सजीव निर्जीव दोनों के लिए होता है। और ऐसे ही हम 8 प्रयोग 9 प्रयोग बताएंगे कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे मौसम के लिए, समय के लिए, इस सब के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इसी के कहे हुए कथन के पहले हम इट का प्रयोग करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे, तो इट का प्रयोग हम अलग से एक चैप्टर ही उसका पढ़ेंगे, एक लेसन ही पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे थे पर्सन की। हम देखिए 3 पर्सन पढ़ेंगे, कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और पर्सनल प्रोनाउन के हम जब पर्सन पढ़ रहे हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन हमारे हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन कौन है, तो आप कहेंगे आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। यू क्या है, सेकंड पर्सन। ठीक है, दे, ही, सी, इट क्या है, थर्ड पर्सन। अब इतना तो आप जान गए, पहचान गए कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। इतना आप जान गए ना। इतना जब आप जान गए तो आपके मन में एक सवाल और उठेगा कि ये जो पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई, वी कैसे फर्स्ट पर्सन है, यू कैसे सेकंड पर्सन है, दे, ही, सी, इट कैसे थर्ड पर्सन है। तो आइए हम आपको बताते हैं। जो बोलने वाला होता है, जिसको हम वक्ता कहते हैं, उसी को यहाँ पर वक्ता लिख दे रहे हैं, उसी को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। अभी एग्जाम्पल की मदद से भी समझाएंगे, पहले आप समझिए। उसके बाद जो लिसनर होता है, सुनने वाला, वो क्या होता है, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जा रही हो वो होता है थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बात की जा रही हो वो होता है थर्ड पर्सन। देखिए कैसे, जैसे जैसे लिख दे राम ने मीरा से राहुल की बुराई की। देखिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखे हैं, राम ने मीरा से राहुल की बुराई की। राम कौन है, बोलने वाला। राम ने मीरा से बुराई कर रहा है, तो राम क्या कर रहा है, बोल रहा है। राम क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला। वक्ता, स्पीकर, वो हो गया राम फर्स्ट पर्सन। और जो सुन रहा है, राम की बातें कौन सुन रहा है, मीरा सुन रही है। मीरा हो गई सेकंड पर्सन, लिसनर, सुनने वाला। और राम और मीरा मिल करके किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो राहुल के बारे में बात कर रहे हैं। तो राहुल क्या हो गया, थर्ड पर्सन। क्या हो गया, थर्ड पर्सन, क्योंकि राहुल के बारे में ये दोनों मिलकर बात कर रहे हैं। तो बात किसके बारे में हो रही है, तो राहुल के बारे में हो रही है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई हो इस एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको बातें समझ में आ गई तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे पर्सन में हम तो पढ़ लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन। ये भी पहचान गए कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकेंड, थर्ड कौन है। और फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड, थर्ड किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसको भी हम एग्जाम्पल की मदद से सीख लिए। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर। ठीक है, पर्सन हम पढ़ लिए, 3 पर्सन थे, हम नंबर पढ़ेंगे। नंबर कौन कौन, नंबर मतलब होता है संख्या। अब देखेंगे इसमें सिंगुलर नंबर क्या है, प्लूरल नंबर। नंबर का मतलब होता है क्या, संख्या। नंबर का मतलब होता है संख्या। क्या होता है, संख्या। कौन कौन सा, यहाँ पर होता है सिंगुलर नंबर प्रोनाउन कह सकते हैं आप। दूसरा होता है प्लूरल नंबर। क्या होता है, प्लूरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसे पर्सनल प्रोनाउन में कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सिंगुलर नंबर है, कौन प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ पर देखेंगे आई क्या है, यहाँ पर सिंगुलर लिखेंगे, यहाँ पर प्लूरल। यहाँ पर देखिए आई क्या है, सिंगुलर है। वी क्या है, प्लूरल है। ठीक है, यू क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है यू, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर स्टार बना के इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद दे क्या है, प्लूरल है। क्या है, दे प्लूरल है। उसके बाद ही क्या है, ही सिंगुलर है। सी भी सिंगुलर है और इट भी सिंगुलर है। ठीक है,
यहाँ पर हम सिंगुलर प्लूरल देख लिए। ये पर्सनल प्रोनाउन में हम देख लिए, नंबर में बस इतना ही था कि इसमें इतना इसी में देखना था कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल। इसका मतलब अगर एक चीज का बोध कराएगा तो आप सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, और एक से अधिक व्यक्तियों का बोध कराएगा तो आप प्लूरल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वस्तुओं का नहीं व्यक्तियों का, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पर वस्तुओं का नहीं व्यक्तियों का। यहाँ पर एक से एक व्यक्तियों का बोध सिंगुलर नंबर कराएगा, एक से अधिक व्यक्तियों का बोध प्लूरल नंबर। जैसे यू सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी यू ही का ही प्रयोग होता है, दोनों में सेम होता है। आप देखिए नंबर। नंबर देखने के बाद आगे हम देखेंगे जेंडर। ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो आप साथ साथ में लिखते चलिए, या तो आपको समझना है तो आप देखते जाइए, हम बताते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आगे नंबर, हम पर्सन पढ़ लिए, नंबर पढ़ लिए। अब पढ़िए क्या, जेंडर। जेंडर मतलब क्या होता है, लिंग। क्या होता है, लिंग। अब हमें वैसे तो लिंग 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले होता है फेमिनिन, फिर उसके बाद होता है फेमिनिन जेंडर, उसके बाद मैस्कुलिन जेंडर, उसके बाद कॉमन जेंडर, फिर न्यूट्रल जेंडर। 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। जेंडर को हम अलग से नाउन में पढ़े थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम प्रोनाउन के जेंडर पढ़ेंगे। तो हम प्रोनाउन के कितने जेंडर पढ़ेंगे, आप कहेंगे सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर, उसके बाद फेमिनिन जेंडर। ठीक है, फेमिनिन जेंडर, उसके बाद न्यूट्रल जेंडर। 3 प्रकार के जेंडर पढ़ेंगे। तब इसी आई, वी, यू, दे, ही, से, इट में देखेंगे कौन मैस्कुलिन जेंडर है, कौन फेमिनिन जेंडर है, कौन न्यूट्रल जेंडर है। तो आप कहेंगे जो ही है, ही क्या है, मैस्कुलिन जेंडर मेल जेंडर। सी क्या है, फेमिनिन जेंडर फीमेल जेंडर। और इट क्या है, इट है न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, इसमें कॉमन जेंडर नहीं है। तो हम क्या पढ़े, हम नंबर में 2 नंबर पढ़े। सिंगुलर नंबर दो नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को एक वचन, प्लूरल नंबर को बहुवचन कहते हैं। सिंगुलर नंबर था आई, उसके बाद था ही, सी, इट। प्लूरल नंबर था वी, यू और दे। यू था सिंगुलर प्लूरल दोनों में प्रयोग हो रहा था। उसके बाद पढ़े जेंडर, 3 प्रकार के, फेमिनिन जेंडर, सॉरी मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर ही, फेमिनिन जेंडर सी और न्यूट्रल जेंडर इट। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे केस। केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें सारा यहाँ से मिटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर केस हम पढ़े। ठीक है, केस पढ़ेंगे किसके, नाउन के केस। नाउन के वैसे तो केस होते हैं 5। केस हम अलग से इसके पहले वाली क्लास में बहुत ही डिटेल से कवर कराए हैं। हम यहाँ पढ़ेंगे नाउन के केस। किसके केस, सॉरी यहाँ पर हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के केस। पर्सनल प्रोनाउन के केस। ठीक है, कितने प्रकार के पढ़ेंगे केस, तो आप कहेंगे 3 प्रकार के। पहला यहाँ पर देखिए हम लिख दे रहे हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव, पहला है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, उसके बाद है दूसरा ये हो गया। तीसरा है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस। ठीक है, 3 प्रकार के केस हम पढ़ेंगे। पहला था सब्जेक्टिव केस, दूसरा था पोजेसिव ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा था पोजेसिव केस। ठीक है, 3 प्रकार के केस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन हमारे थे क्या। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन थे आई, वी, यू, ही, दे, ही, सी, इट। ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये जब हमारे पर्सनल प्रोनाउन थे, तीसरे पर्सनल प्रोनाउन हमें केस पढ़ना है। कौन कौन से केस, 3 केस। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, और पोजेसिव केस, तीसरे को पोजेसिव केस। 3 प्रकार के केस पढ़ते हैं। अगर हम ये जब पर्सनल प्रोनाउन जो लिखे हैं, यही पर्सनल प्रोनाउन का जो मूल रूप है, जो जो अपने मूल रूप में है, उसी को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। अगर पूछे आई का सब्जेक्टिव केस, आप कहेंगे आई। वी का सब्जेक्टिव केस वी ही होता है। और यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है। दे का, ही का, सी का, इट का, सबका सब्जेक्टिव केस वही होता है, उसका जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। हमें तो देखना है कि ये सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस का पॉजिटिव ऑब्जेक्ट, इसी सब्जेक्टिव केस का कैसे ऑब्जेक्टिव केस बनता है, कैसे पॉजिटिव केस बनता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल की मदद से भी सीखेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप ध्यान से बस देखते जाइए। देखिए आई का पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, पॉजिटिव केस होता है माई या माई और माइन दोनों होता है। ठीक है, उसी प्रकार वी का होता है ऑब्जेक्टिव केस अस, और पॉजेसिव केस होता है आवर और आवर्स। ठीक है,
यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ये अपना रूप नहीं बदलता, इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, स्टार लगा दे रहे हैं। उसके बाद होता है पॉजेसिव केस योर और योर्स। अभी यहाँ पर माइन योर्स दो तो क्यों है इसको भी हम देखेंगे, ध्यान से बस देखते जाइए। देखिए दे का होता है देम, देम और देयर, इसका पॉजेसिव केस होता है देयर और देयर्स, ठीक है, देयर और देयर्स। उसके बाद ही का होता है हिम, हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस होता है हिच। सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर और पॉजेसिव केस होता है हर और हर्स, ठीक है। इट का पॉजेसिव केस इट ही होता है, इट भी कहता है कि हमारा रूप पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस में नहीं चेंज होगा, लेकिन पॉजेसिव केस में चेंज होगा। यहाँ पर पॉजेसिव केस होता है इट या इट्स, ठीक है, इट या इट्स। यहाँ तक आपको बातें समझ में अगर आ गई हो तो हम यहाँ पर इसमें देखेंगे कि हम यहाँ पर कैसे ऑब्जेक्टिव केस का कैसे सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बाद फिर पॉजेसिव केस बना कैसे। देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम लिख दिए राम ने एक पेन दिया, ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन कीजिए, राम गेव अ पेन। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, सबसे पहले हम यही जानेंगे। केस में तो हम बहुत विस्तार से बताएं, लेकिन यहाँ पर टॉपिक आ गया तो हमको बताना पड़ेगा सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। वाक्य में जो काम करने वाला होता है, जो करता होता है, उसी को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो यहाँ पर पेन कौन दे रहा है, तो आप कहेंगे राम दे रहा है, तो राम देने का काम कर रहा है, तो क्या हो गया, कर्ता हो गया, राम कर्ता हो गया, इसी कर्ता को कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब कहेंगे, राम जब सब्जेक्ट है, इसी राम को कहेंगे कि इस वाक्य का सब्जेक्टिव केस कौन सा है, तो आप कहेंगे राम, राम इस वाक्य का सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ अगर आप समझ गए हैं सब्जेक्टिव केस, आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे क्योंकि हम केस बहुत अच्छे से बताए हैं, बस एक एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हम मैंने उसे एक कलम दिया, ठीक है, मैंने उसे एक कलम दिया। यहाँ पर मैंने, अगर मी का मतलब मैंने हुआ तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस रूप में आया, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया, तो आई गेव हिम अ पेन। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने अगर लिखा तो काम कौन कर रहा है, जो काम कर रहा है उसी को कर्ता कहते हैं, तो वही सब्जेक्ट हुआ। तो काम कर रहा है मैंने, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लग गया, आई का आई मतलब मैंने मुझे होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आई आ गया मतलब ये सब्जेक्टिव केस है। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, जिस पर काम किया जा रहा है। जैसे हमने कहा कि राम ने एक पेन दिया, तो राम देने वाला हो गया, जो काम कर रहा है उसी को सब्जेक्ट कह दिए, और किस पर काम हो रहा है, पेन पर काम हो रहा है, पेन को दिया जा रहा है, पेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर एक वक्त में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। देखिए किस पर काम हो रहा है, यहाँ पर इस पे दो लोगों पर काम हो रहा है, पहला तो पेन पर, पेन को दिया जा रहा है, दूसरा हिम उसे, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो गए, हिम और पेन, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हो गए। देखिए कैसे, आई गेव हिम अ पेन, आई देने वाला हो गया मतलब कर्ता, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया। अब उसे दिया, तो यहाँ पर देखिए ही का उसे उसे के लिए हम क्या लगाते हैं, हिम लगाते हैं। यहाँ पर देखिए ही का मतलब होता है वह, और उसको यहाँ पर हम जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में उसे आया है, उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो यहाँ पर हिम लिख दिए, पेन तो ऑब्जेक्ट है ही। अब यहाँ पर देखेंगे दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, जिस पर डायरेक्ट काम हो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस पर डायरेक्ट काम ना हो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। हम यहाँ डिटेल्स इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि केस बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको दो क्लास में बताए हैं, बहुत डिटेल से, वहां से जा करके आप देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल की मदद से आप समझ गए होंगे कैसे आई लगा, फिर मी लगा, उसके बाद जैसे आगे देखिए पॉजेसिव केस कैसे लगता है। जैसे हमने कहा कि यह राम, जैसे हम लिख दिए राम का घर, राम का घर, राम का घर, तो राम का घर उसका, राम के घर, जब वो राम का घर है तो राम का अधिकार उस पर है, ठीक है, अधिकार दिखाए, रिलेशन दिखाए, तो उसको हम पॉजेसिव केस कहते हैं। तो कैसे चेंज होता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, राम्स अपोस्ट्रोफी एस लगा के राम्स हाउस,
राम्स हाउस, इसका मतलब हुआ राम का घर। ते राम्स हाउस जो लिख दिए ये वही हो गया पॉजेसिव फॉर्म। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यह मेरी कलम है, मेरी कलम है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज माई पेन, ठीक है, दिस इज माई पेन। तो यहाँ पर माई शब्द क्या है, यहाँ पर देखिए आई का पॉजेसिव फॉर्म माई लगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि यह कलम मेरी है, तो यहाँ पर पॉजेसिव केस लगेगा। यहाँ पर माई शब्द क्या है, पॉजेसिव केस है, क्या है, पॉजेसिव केस है। और आप इसको अब देखेंगे माइन कहाँ लिखेंगे, अगर इसी वाक्य को हम ऐसे लिख दे, यह कलम मेरी है, यहाँ पर लिखा है मेरी कलम है, अगर हम लिख दे यह कलम मेरी है, तो आप क्या लिखेंगे, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। तो यहाँ पर माई और माइन दोनों देखिए, अगर जैसे लिखा हो, अगर हम ऐसे कहें कि यह कलम मेरी है, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज माई पेन, यह कलम मेरी है, दिस इज माई पेन। अगर कहेंगे यह कलम मेरी है, तो आप कहेंगे दिस इज माई पेन, सॉरी यह कलम मेरी अगर कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे दिस पेन इज माइन। अगर ऐसा लिखा हो या मेरी कलम, अगर मेरी पहले आए तो आप माई लगाएंगे, अगर कलम पहले आए तो आप माइन लगाएंगे। इतना आप ध्यान रखिए। कलम के अलावा और भी चाहे जो हो, जैसे अगर कह दे यह टेबल मेरी है, तो आप कहेंगे दिस टेबल इज माइन। अगर कहे यह मेरी टेबल है, तो आप कहेंगे दिस इज माई टेबल, ठीक है। यहाँ पर आप तीनों केस के एग्जाम्पल की मदद से जान भी गए कैसे केस बदलते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हम पहला सीखे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम सबसे पहले सीखे कि पर्सन कितने होते हैं, पर्सन को पढ़ना था फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन आई वी, यू था सेकंड पर्सन, ही सी इट क्या थे, दे ही सी इट क्या थे हमारे सेकंड पर्सन, क्या थे थर्ड पर्सन, सॉरी यू था सेकंड पर्सन, ए था थर्ड पर्सन। हम पर्सन सीखे, उसके बाद सीखे नंबर। नंबर थे दो, सिंगुलर प्लूरल, आई था सिंगुलर नंबर, वी था प्लूरल नंबर, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों था, दे था सिंगुलर प्लूरल नंबर, ही सी इट था सिंगुलर नंबर, क्या था सिंगुलर नंबर, यू था प्लूरल नंबर, दे था प्लूरल नंबर, ए सिंगुलर प्लूरल दोनों थे, वी था प्लूरल नंबर, आई था सिंगुलर नंबर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े जेंडर। जेंडर तीन प्रकार के थे, ही था मैस्कुलिन जेंडर, सी था फेमिनिन जेंडर, इट था न्यूट्रल जेंडर। और उसके बाद हम केस पढ़े, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस आई वी यू दे ही सी इट वही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस उसका बदल, आई का वी मी, ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉजेसिव केस माई या माइन, वी का अस आवर आवर्स, हमको ये टेबल याद रखना है, यू का यू योर योर्स, दे का देम देयर देयर्स, ही का हिम हिज, हर का हर हर्स हर, ठीक है, इट का इट इट्स, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे इसे पर्सनल प्रोनाउन में इट एक ऐसा शब्द है, इसके 9 प्रयोग हैं, 9 प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि 2 तो हम आपको यहाँ पर बता दिए कि छोटे बच्चों के लिए, जानवरों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसको आगे की क्लास में सीखेंगे, इसी प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में। उसके बाद अगला प्रोनाउन बताएंगे हम आपको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। आप हमारे साथ पढ़ते जाइए, आपको बहुत ही आसानी से सारी चीजें समझ में आने वाली है। ग्रामर बहुत ही आसान है, बस समझ के अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, अगर रट के पढ़ेंगे तो रटी हुई चीजें कुछ दिन में भूल जाती हैं, लेकिन जो समझ के पढ़ेंगे तो लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे, आपको हमेशा काम देंगी। चाहे जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, सब में इंग्लिश कंपल्सरी हो गया है। तो हमें अगर इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना सीखना है, तो सबसे पहले अपने ग्रामर के बेस को मजबूत करना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस होता है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका स्ट्रांग हो गया, तो आगे कोई भी चीज आप पढ़ेंगे, चाहे टेंस हुआ, चाहे नरेशन हुआ, चाहे जो भी हुआ, आप प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सारी चीजें अपने आप समझते चले जाएंगे, क्योंकि यही सारे वर्ड आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इट के प्रयोग, इट के हम 8 प्रयोग उसमें पढ़ेंगे और समझेंगे इट को प्रयोग इतने तरीके से कैसे होता है, एग्जाम्पल की मदद से भी सीखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।